दोस्तों, ये कहानी है मेरी पहली मोहब्बत का आखिरी बाग। ये कहानी आज समाप्त हो जाएगी। मेरी आप लोगों से एक विनती है, आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। मीरा बेसुध होकर आगे बढ़ती जा रही थी, तो वहीं सानवी भी जल्द से जल्द उसके पीछे आने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही एक बार मीरा ने पीछे मुड़कर सानू को देखा और फिर वह आगे की ओर बढ़ने लगी। इधर जयकांत चौधरी की हाय हाय हो रही थी। वह चिंतित होकर जेल की कोठरी में चहलकदमी कर रहा था, जब अचानक ही उससे मिलने जया आ गई। अब जया को देखकर वह मुस्कुरा उठा, पर जया ने उसे देख कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जयकांत ने उसे सवालिया नज़रों से घूरा तो जया ने बेबस होकर कहा, क्या उन्होंने अपने ही बेटे के कातिल अपने भाई को बचाकर सही किया? यह सुनकर एक पल को जयकांत सन्न से रह गए। तो इसका मतलब क्या? जया को सब मालूम है। पर जया जी यही नहीं रुकी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्हें इस बारे में पता चला था, वरना वीर राजवंशी इतनी आसानी से विक्रांत को मौत के घाट उतार देता? क्या ये संभव था? जयकांत निरंतर से थे। जया जी ने आगे कहा, उन्होंने अपने बेटे के कातिल को मौत के घाट उतरवा दिया। खैर, वे चाहकर भी अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती, और यह कहकर वे वहां से बिना एक पल को पीछे मुड़े चली गई। वहीं जयकांत बेबसी से उन्हें जाते देखता रहा। उन्हें समझ में आ चुका था कि काश सही समय पर उसने अपने भाई को समझाया होता, या उसे सुधारने के लिए जो बन पड़ता वे करते, तो शायद यूं सब कुछ चौपट ना हुआ होता। दूसरी ओर मीरा और सानवी आगे बढ़ती जा रही थी, जब अचानक ही फायरिंग की आवाज़ सुनकर जब वे दोनों आनन फानन में उस जगह पहुंची, तो उन दोनों के कदम ठिठक से गए। जहां एक तरफ मुन्ना का मृत शरीर पड़ा हुआ था, तो वहीं वीर और एक कांस्टेबल फिर लगभग घायल से थे। अब सानवी जल्दी से दौड़ते हुए वीर के पास पहुंची, तो वहीं मीरा भी अपने भाई के पास आ गई, पर जैसे उसकी नज़रें अब भी किसी को तलाश रही थी। पर वहां मुन्ना के मृत शरीर, सानवी, वीर, कुछ कांस्टेबल और उसके अलावा दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ महीनों बाद सानवी खिड़की के सामने उदास सी बैठी थी कि तभी उधर से गुजरते वीर की नज़र अनायास ही उस पर चली गई। अब उसने भौवें उचकाते हुए पूछा, क्या हुआ? इस बात पर सानवी ने सामने की ओर इशारा कर दिया। अब वीर भी सामने देखकर बेबस सा हो गया। सामने मीरा भाव शून्य सी होकर एकटक शांत सी बैठी हुई थी। उसे देखकर वीर का कलेजा कांप सा गया। उसे याद आया कि जब से वह घटना हुई थी, मीरा तो शांत सी हो गई थी, और उसे देखकर सानवी भी जैसे खिलखिलाना भूल सा चुकी थी। मीरा जब अत्यधिक उदास सी थी, तो वीर ने हर संभव कोशिश की कि वह अपनी बहन को खुश रख सके, और इस एवज में उसने कई यत्न किए, पर मीरा की उदासी दूर ही नहीं हुई। और आखिर जब उसने सानवी से हेल्प मांगी, तो सानवी के मुंह से अर्जुन और मीरा के रिश्ते की बात निकल गई, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीरा शुरू में तो अर्जुन के बातों का कुछ न कुछ रिप्लाई देती थी, पर फिर जब अर्जुन बिजनेस में खो सा गया, तो मीरा भी अपनी दुनिया में गुम सी हो गई। वीर ने अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, पर वह उससे कहता भी क्या? कहीं न कहीं उसे एहसास था कि मीरा के दिल में रघु है, और इसलिए तो उसने उसके बाकी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को नज़रअंदाज कर कोशिश की कि उसका कहीं न कहीं पता चल जाए, पर उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब सानवी ने भी इशारों से पूछा, क्या कुछ पता चला? पर उसने नहीं में सर हिला दिया। यह सुनकर सानवी उदास सी हो गई, और उसकी नज़रें मीरा को देखने लगी। वीर भी हताश होकर पुलिस थाने के लिए निकल गया। गाड़ी में उसे याद आया कि उस घटना के बाद जयकांत खुद को इनोसेंस पूर्व नहीं कर सका, और ना ही किसी से उसका साथ दिया। जया जी खासी नाराज़ थी जय को खोने के चलते, पर आखिर जैसा भी था, जयकांत आखिर उसका सुहाग था, और यही सब सोचकर और उनकी कोशिश के चलते ही जयकांत को आजीवन कारावास की सजा हुई। एक तो बेटे के खुद के बेटे के मर्डर की सच्चाई पता होने के बावजूद उसे छिपाने, और पुलिस पर जय के झूठे एनकाउंटर के आरोप में, तो वही दूसरा विक्रांत जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, ना चाहते हुए भी या
जैसे भी उसके लिए अपराधों में साक्षी बनने के लिए सरिता जी के साथ साथ अभिमन्यु जी को लगता था कि उस दिन जब मीरा घर आई उससे पहले जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण मीरा का चित्त शांत सा नहीं है। पर मीरा उनके सामने झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए यह जता रही थी कि हो सकता है इस बारे में यह सिर्फ उनका एक वहम हो। वीर के निकलते ही एक कार वहां बाहर आकर रुकी। अब जैसे ही सानवी की नज़र बाहर की ओर गई कि अर्जुन को आते देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। इस वक्त उसने उन दोनों को अकेले छोड़ना ही सही समझा और अर्जुन को हेलो बोलकर वह अंदर की ओर चली गई। मीरा की नज़रें भी अब अर्जुन पर गई तो वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह बोले क्या। वह बस उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। नाराज हो? अर्जुन के पूछने पर उसने नज़रें उठाकर उसे देखा तो वही अर्जुन उसके जवाब का इंतजार करने लगा, जिस पर उसने सर हिलाकर नहीं में उत्तर दिया। तो अर्जुन के यह कहते ही उसका दिल मानो धक सा रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। कितना विश्वास करता है अर्जुन उस पर और उससे ना चाहते भी कहीं ना कहीं अर्जुन के विश्वास का विश्वासघात किया था और यह बात जैसे उसे कटोचने लगी थी। बगीचे के फूल भी जैसे मुरझा से चुके थे। ना जाने कितने दिनों से इनकी देख रेख की और किसी का ध्यान ना गया हो। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो ये फूल कैसे खिले हुए थे ना, और आज। यह कहकर अर्जुन एक नज़र मीरा को देखकर खामोश सा हो गया तो वही मीरा भी उसे देखकर बस एक टक उन फूलों को देखने लगी। इस वक्त दोनों घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे। दोनों खामोश से थे और बस जब एक दूसरे से नज़रें जा मिलती तो ऐसा लग रहा था जैसे कहने की कोशिश कर रहे हो बहुत कुछ पर कह ही ना पा रहे हों। तभी अचानक से अर्जुन चलते चलते रुक सा गया तो वहीं मीरा आगे बढ़ गई। अब जैसे मीरा को एहसास हुआ कि वह आगे बढ़ गई है, साथ ही अर्जुन के पुकारने की आवाज़ सुनकर वह एक पल को आगे बढ़ी कि उसके कदम ठिठक से गए। देखा मीरा, इस सफ़र पर चलते चलते तुम कितने आगे बढ़ गई, शायद इतने आगे जहाँ मेरे वजूद की निशान ही नहीं। मैं ये कहता मोहब्बत नहीं तुमसे, पर शायद एक लंबी खामोशी के बाद एहसासों में बसा अब कोई और है। मीरा बस खामोशी से उसकी बातें सुनती रही तो कब उसकी आंखें भर आई उसे पता ही नहीं चला। अर्जुन, मीरा बस इतना ही कह पाई और वह उसके सीने से लगी सिसकने लगी। बस कर पागल, रुलाएगी कहाँ? अर्जुन यह कहते कहते उसके सर को हल्का हाथ से सहलाते हुए प्यार से उसके माथे पर किस करने ही वाला था कि ना जाने क्या सोचकर वह रुक सा गया। मैं दुआ करूँगा तुम्हें तुम्हारी हर खुशी मिले। अर्जुन यह कहते हुए उसे खुद से अलग कर वहाँ से चला गया तो वहीं मीरा उसे जाते बस देखती रही। वहीं अर्जुन ने बाहर आकर अपने कार पर माथा टेक कर आंखें बंद कर ली और एक पल घर की ओर देखकर अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर निकल गया। कुछ सालों बाद वीर के एड़ी चोटी एक करने के बावजूद रघु का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया तो वहीं मीरा ने शायद खुद को समझा लिया था। हाँ, ये अलग बात थी कि अर्जुन ने उस दिन के बाद उसे कभी कॉल नहीं किया और ना ही मीरा ने उसे कभी उसका जिक्र ही किया। मीरा अब लॉ के लास्ट सेमेस्टर में थी। जब से वह यहाँ आई थी वह बहुत कम दिनों के लिए ही घर जाती तो वहीं सानवी से भी उसकी कभी कभार भेंट हो जाती। कल उसका लास्ट पेपर था और वह हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब अचानक ही कोई रूम के अंदर चली आई। मीरा ने पहले तो उसे नज़रअंदाज कर दिया, वैसे भी उसने अब पढ़ाई को ही अपनी दुनिया बना लिया था। पर फिर जब वह मीरा के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई तो मीरा ने अब जैसे ही इरिटेट होकर अपना सर ऊपर किया कि सानू को वहाँ देख एक पल को चौंक सी गई तो वहीं उसका मन खुश भी हो गया। तुम क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब, मीरा हड़बड़ी में एक ही सांस में कह गई। मतलब की बातें छोड़ो। मीरा के बुक्स को एक तरफ करके तो वहीं मीरा ने भी उसे एक तरफ रख दिया। बस तुझसे मिलने का मन किया तो आ गई। बेशक तुम्हें मिलने का मन नहीं करता तभी तो ऋषिकेश तो नहीं आती, पर ये नहीं कि दोस्त के साथ त्रिवेणी घाट ही घूम आओ। बस आई और चलती बनी। आखिर ये कैसी बात हुई कि 2 मिनट का टाइम भी नहीं हमारे लिए? मीरा बस खामोशी से सुनती रही। वह इतनी शांत सी थी कि आखिरकार सानवी खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा,
टेप रिकॉर्डर हूँ क्या जो बजती रहूँ? टेप रिकॉर्डर नहीं, तू तो मेरी सानू है। मीरा उठकर प्यार से सानवी के गले में घेरे डालते हुए बोली तो सानवी ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, चल चल, ज़्यादा मक्खन मत लगा, तू तो बस ये ही बता कि दिल्ली कब घुमा रही है, एग्ज़ाम के बाद पक्का, और घर कब चलेगी? कुछ काम है इसके बाद। ओके बाबा, ठीक है। थोड़ी देर बाद सानू लेट हो गई तो मीरा कुछ क्वेश्चन तैयार करने लगी। रात में उसने वार्डन से सानू के रुकने की बात भी कर ली, जिस पर पहले तो वे तैयार नहीं हुई, पर उस समय सानवी भी वहीं थी और वह पूरे टाइम उनके सामने मासूम सा शक्ल बनाती रही और आखिरकार वे मान गई। तू ना सानू पक्का मरवाएगी, अभी तो जीने के दिन हैं, बेबस मरने के आने के हजारों साल हैं। वैसे भी आज तक इस हुस्न के हजारों दीवाने के कत्ले आम ना हो जाए, मरना थोड़ी है। सानवी लेटे लेटे कह उठी तो मीरा ने बुक्स पर से नज़रें हटाकर उसकी ओर मुड़कर देखते हुए कहा, तो हुआ किसी का कत्ले आम? मीरा की बात सुनकर सानवी की नज़रों के सामने वीर का चेहरा घूम आया और वह मुस्कुरा उठी। मुस्कुराना छोड़ और बता। मीरा उसके चेहरे से तकिया हटाते हुए कहने लगी, तेरा हुआ ना, तभी तो एग्ज़ाम होने के बावजूद तभी से इतनी बातें कर रही हो। हाउ रूड ना, तू ना सो जा और पढ़ने दे समझी। मीरा यह कहते हुए किताबों में सर खपाने लगी तो थोड़ी देर बाद सानवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्यों? मीरा भौवें चुकाते हुए कह उठी, क्योंकि आज मुझे मेरी मीरा वापस मिल गई है, जो मुझसे हजारों बातें किया करती है, फिर भी जैसे बात ही नहीं खत्म होती थी। इस बात पर मीरा भी मुस्कुरा उठी। अगली सुबह मीरा का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद दोनों सहेलियां दिल्ली के हर फेमस जगह से लेकर गली नुक्कड़ तक घूमी। चांदनी चौक हो या लाल किला, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां वे दोनों नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो दोनों ने दिल्ली के सड़कों को नापने की ठान ली हो। शाम में, यार मीरा, आज तो सच में कितनी सारी शॉपिंग हो गई ना। सानवी शॉपिंग बैग पटकते हुए बेड में लेटते हुए बोली तो मीरा भी जस्ट उसी के बगल में बैठते हुए कह उठी, तू हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और शॉपिंग भी क्या सब उल जुलूल की चीज़ें हैं? ऐसा नहीं है। बड़ी आई मीरा यह कहते हुए वहीं रखी बोतल से पानी पीने लगी कि सानवी की सीरियस टोन सुनाई दी। मीरा, तुम्हें पता है अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्या? मीरा पानी गटकते हुए जल्दी से कह उठी। सानवी ने बताया, अर्जुन ने अपना पूरा फोकस बिजनेस पर लगा दिया, पर इसी बीच बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण अनेक टेंडर उनके हाथ से निकलते गए। अर्जुन के पापा यह सह न पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साथ ही शायद अर्जुन को पता नहीं था, पर उसके पापा ने बहुत से कर्ज बैंक से ले रखे थे। अब जब अर्जुन ने अपने घर की यह स्थिति देखी तो वह भी जैसे डिप्रेस सा रहने लगा, पर फिर उसने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे कोशिश करने लगा सब सही करने की। पर तभी इसी बीच मशहूर बिजनेसमैन संजीव मल्होत्रा की बेटी जाह्नवी का रिश्ता अर्जुन के लिए आया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन जाह्नवी से शादी कर लेगा तो वे उसे अपना आधा शेयर तो देंगे और साथ ही वे उनकी हेल्प करेंगी कि बैंक का कर्ज वह चुकता कर सके। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद अर्जुन ने शादी के लिए हाँ कह ही दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो एक हफ्ते बाद ही उसके घर की नीलामी होने वाली थी। फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाता। मीरा जैसे यह सब सुनकर सन्नसी थी। उसे अर्जुन के लिए जितना बुरा सा फील हो रहा था, उतना ही खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि वह खुद पे इतनी गुम सी हो गई थी कि आसपास क्या हो रहा है उससे जैसे वह अनजान सी रही। साथ ही उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि भले ही अर्जुन और उसका रिश्ता ना रहा, पर इस रिश्ते के अलावा भी उन दोनों का दोस्ती का रिश्ता था और इस रिश्ते के खातिर भी उसने कभी अर्जुन के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। आखिर वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी? वह इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि अचानक ही सानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक है? वह धीरे से इतना ही कह पाई। उसके पास
जैसे शब्द ही नहीं थे। रात में बातों ही बातों में मीरा ने सानवी के मोबाइल से अर्जुन का नंबर निकाल लिया। कुछ दिन बाद मीरा आखिरकार आज अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस ऋषिकेश जा रही थी। रात के 11:30 बजे होने को थी। ट्रेन की स्पीड काफ़ी थी तो मीरा में मन में इस वक्त खामोशी पसरी हुई थी। उसे याद आने लगा वह पल जब पहली बार वह इंटरेस्ट के लिए दिल्ली आई थी और आज वह अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस जा रही थी। जब एहसास ने उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो रघु के रूप में उससे उसकी आखिरी मुलाकात थी। जैसे उसके ज़िंदगी के हर लम्हे उसके सामने आने जाने लगे थे। चारों ओर खामोशी थी पर तभी इस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ तो जाने पहचाने थी पर इस वक्त मीरा इस कदर अपने बीते कल में खोई हुई थी कि उससे यह आवाज़ अपनी शांति को भंग सा प्रतीत हुआ और उसने आओ देखा ना ताओ और आकर खिड़की वाले साइड बर्थ में अभी अभी आया लड़का जिसका हेड डाउन था और हड्डी के वजह से फेस नज़र नहीं आ रहा था से आकर कहा, ओ मिस्टर, इतनी ही बातें करने का शौक चढ़ा है तो ना घर में बातें करना, नहीं तो शांति से करो। दूसरों को परेशान करके मज़ा आ रहा है क्या? खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने जो समझे। और इतने दिनों से मुझे परेशान किया हुआ है उसका क्या? वह लड़का तपाक से बोल उठा। तुम्हें? मीरा आश्चर्य होकर बोली। 1 मिनट, यह कहते हुए मीरा ने उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनने और उसका हड्डी हटाया ही था कि वह मानो जम सी गई और एकाएक उसके मुंह से निकला एहसास। तो वहीं एहसास की नज़रें मीरा पर से हटी ही नहीं रही थी। मीरा की आंखें इस वक्त नम सी और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी और एकाएक वह रघु के गले से जा लगी तो उसने भी बिना देरी किए उसे बाहों में भर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े प्रेमी सदियों के बाद मिले हों और वैसे भी बेशक से ये दूरी कुछ सालों की थी पर उन दोनों के लिए तो सदियों के समान ही थी। एकाएक मीरा को महसूस हुआ कि ना जाने वह कब से एहसास के सीने से लगी हुई है। अब वह उससे अलग हुई और जैसे उससे नजरें ही ना मिला पा रही हो। आर यू कंफर्टेबल? एहसास की आवाज़ के आते ही उसने हाँ में सर हिला दिया। रघु अपने बर्थ में बैठा हुआ था तो वहीं मीरा एकदम खामोश उसके बगल में बैठी हुई थी। जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, सबके जवाब मिलेंगे। बस जब इतने दिन इंतज़ार किया था थोड़ी देर और सही। इस वक्त मीरा के मन में चल तो अनगिनत सवाल रहे थे पर उसने जैसे तैसे करके खुद को आश्वस्त कर लिया। बैठे बैठे मीरा कब एहसास के कंधे पर सर रखकर ऊँघने लगी उसे पता तो नहीं चला पर हाँ वह ज़रूर इस बात पर मंद मंद मुस्कुरा उठा। ट्रेन ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। मीरा थोड़ी देर पहले ही जग चुकी थी और खुद को एहसास के इतने करीब देख कर वह जैसे खुद में सिमट सी गई। अब जैसे दोनों उतरने लगे कि वीर और सानवी को स्टेशन पर देखकर मीरा को फिर एक सरप्राइज़ मिल गया तो वहीं मीरा को ऐसा लगा जैसे रघु और उन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी हो और कुछ भी ऐसा ही हुआ। मीरा को आखिरकार पता चल ही गया कि उस दिन चंदू डर सा गया था और उसी के जिद पर रघु को ना चाहते हुए भी बिना बताए यूँ जाना पड़ा और समय के साथ उसने खुद को समझा लिया था कि मीरा उसकी नहीं हो सकती पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो रघु से ने कितना चाहा कि वह मीरा से दूर ही रहे पर आखिरकार वह वीर से जा टकराया और वीर ने भी कोई देरी नहीं की मीरा को उसकी खुशियाँ देने में। अब प्रॉब्लम यह थी कि आखिर मीरा और रघु का आमना सामना कैसे हो। पर तभी एहसास को ट्रेन वाली मुलाकात याद आई और आखिरकार सालों बाद एहसास और मीरा आमने सामने आ ही गए। 2 महीने बाद अभिमन्यु राजवंशी और सरिता राजवंशी के चेहरे जहाँ खुशियों से दमक रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी आंखें नम भी थी। आखिरकार बरसों बाद उनके घर खुशियाँ जो थी। एक तरफ सानवी वीर की पत्नी के रूप में अब उनके घर में कदम रखने वाली थी तो वहीं उनकी लाडली मीरा आज एहसास के संग 7 फेरे लेकर उनके आंगन को सोना करके हमेशा के लिए अपनी एक अलग दुनिया बसाने वाली थी। रघु अब हमेशा के लिए क्रिमिनल्स के राह को छोड़ चुका था और आज वह अनाथ नहीं था क्योंकि जया चौधरी ने उसे अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। वहीं वक्त के साथ साथ तथा अपने प्रायश्चित के अग्नि में झुलस कर और ज़िंदगी को एक नई मौका देने की चाह में जयकांत भी जेल में रहते रहते सुधर चुका था और आखिर कुछ दिनों बाद ही जेल से रिहा होने वाला था।
जया जी कभी भी अपने पति की दुश्मन नहीं थी। वह बस चाहती थी कि वह हमेशा सही राह पर चले, और अब जब वे सुधर ही चुके हैं तो उन्होंने उसे मौका दिया नॉर्मल ज़िंदगी जीने का, अपनी ज़िंदगी में वापस आने का। तो वही जयकांत भी एहसास को लेकर खुश था। शादी एक रिसोर्ट में ही हो रही थी। लाइट्स, आतिशबाजी, डेकोरेशन और चहल पहल ये बयां करने के लिए काफ़ी थे कि आज कुछ खूबसूरत जोड़ियां हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाली थी। मीरा धड़कते दिल के साथ आईने के सामने बैठी हुई थी। कढ़ाईदार लाल लहंगा, चोली, बालों को जूड़ा बनाकर बांधा गया, गजरा आँखों में कजरा, कान के झुमके, गले में पहना जाने वाला ज्वेलरी, पायल, कंगन, कलीरे, हाथों की मेहंदी और मांग की प्यारी सी मांग टीका ये बयां करने के लिए काफ़ी थी कि वह अब हमेशा के लिए एहसास की होने वाली है। साथ ही उसे याद आया वह पल जब एहसास ने सीधे आकर मम्मी पापा से कह दिया कि वह मीरा को खुश रखेगा, वह उससे प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। साथ ही उसने अपने पहले जीवन के बारे में भी बता दिया और वादा दिया कि वह मीरा और खुद के बीच में रघु पहले वाले जीवन को आने नहीं देगा। और साथ ही अब वह सिर्फ एहसास है। मीरा को जब उसके पेरेंट्स ने पूछा तो वह झिझक के मारे कुछ बोल ना पाई, पर वीर के मम्मी पापा को सब बता देने पर उन्होंने खुशी खुशी शादी के लिए हामी भर दी। उनका कहना था कि उन्हें एहसास हो कि आंखों में एक सच्चाई नज़र आई और इसलिए वे इस रिश्ता को हाँ कहना चाहेंगे। हाँ, मीरा के मन में मलाल रह गया कि एहसास ने आगे चलकर कभी उसे प्रपोज नहीं किया, पर जो भी था वह यही सोचकर खुश थी कि वह एहसास अब जल्दी एक होने वाले थे। मीरा आईने के सामने बैठी हुई थी जब सानवी मरून लहंगा और दुल्हन के साजो श्रृंगार में वहाँ आई। मीरा तो इतनी खोई थी उसे शायद महसूस ही नहीं हुआ, पर तभी सानवी ने दुल्हन वाली लाल ओढ़नी मीरा को उड़ा दी। मीरा अब ठगी सी सानवी को देखने लगी कि सानवी उसे आईने में सीधे देखने को कहा। अब मीरा ने जैसे आईने में देखा कि उसकी धड़कनें थम सी गई। दुपट्टे के सामने बड़े बड़े अक्षरों में कढ़ाई की हुई थी, एहसासों में तुम। और जैसे यह देख मीरा इतना शर्मा गई कि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि अब वह मुड़कर सानवी को एक नज़र देख सके। तो वहीं सानवी ने अपना हाथ उसके गले में लपेटते हुए कहा, क्यों एहसास की दुल्हनिया ब्यूटीफुल है ना? अबे सीधे सीधे बोलना, अब तू बेकरार है कि कब एहसास डोली लेकर आए और तू उसकी बाहों में चली जाए। सानवी उत्साहित होकर बोली तो मीरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या कुछ भी, वैसे आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अब सानू ने प्यार से कहा तो मीरा भी ओंठों में बड़ी मुस्कुराहट लिए बोली, मैं भी भाई और तेरे लिए बेहद खुश हूँ। बस तेरा भाई खुश है ना? नहीं, ये पता नहीं आखिर अब ज़िंदगी भर के लिए सानवी शर्मा को जो झेलना है। कमर में हाथ रखकर अब वीर राजवंशी भी देखा कि कुछ पल साथ रहने और सानवी शर्मा के साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए साथ में कितना फ़र्क है। यह कहते हुए सानवी मुस्कुरा दी थी, वहीं मीरा भी उसकी नौटंकी पर हंस पड़ी। शादी की रस्में होती गई और धड़कते दिल के साथ आखिर हर जोड़ा दिल से हर रस्म और रिवाज को निभाता गया। मीरा का हाथ जब एहसास के हाथ में दिया गया तो जहां दोनों के दिल एक बार फिर खुशियों के स्वागत में धड़क उठे, तो वहीं सानवी ने भी मुस्कुराते हुए वीर का हाथ पकड़ लिया। जब मीरा के मांग में एहसास के नाम के सिंदूर भरा तो उसकी आंखें बंद सी हो गई। तो मंगलसूत्र के वक्त मानो वह भावुक सी हो चुकी थी। वहीं ऐसा ही कुछ हाल सानवी का भी था। विदाई के वक्त जब मीरा की नज़रें अर्जुन और सानवी पर पड़ी तो वे उसे काफ़ी खुश दिखाई दिए। उनकी शादी और उनकी आपसी समझदारी को देख मीरा के दिल से यह बोझ उतर गया कि पता नहीं अर्जुन किस हाल में होगा, क्योंकि जाह्नवी को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अर्जुन को पूरी तरह से संभाल लिया था। वहीं अर्जुन ने भी आंखों के इशारे से कहा कि वह जाह्नवी के साथ खुश है और यह जान मीरा मुस्कुरा दी। एहसास से भी उसने अर्जुन के बारे में कभी कुछ छिपाया नहीं था। इस शादी में विशाल और मनु भी आए हुए थे और वे आज एहसास के लिए सच में काफ़ी खुश थे। तो एहसास ने उन दोनों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उनकी दोस्ती अब पहले से भी और गहरी हो चुकी थी। रात का वक्त कुछ ऐसे ही फीलिंग्स के लिए मीरा कमरे में एहसास का इंतज़ार कर रही थी।
तो वहीं वीर जैसे कमरे में आया कि जाह्नवी को देख मानो वह एक पल ठिठक सा गया। सान्वी लग ही इतनी प्यारी रही थी कि वीर के ओंठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वीर सान्वी के बगल में बैठते हुए बोल उठा। क्या? सान्वी भी तपाक से बोल उठी। अब वीर सान्वी के कंधे पर सर रखकर उसके आंखों में खोते हुए कहने लगा, मतलब ना कोई शरारत ना कुछ, मतलब माजरा क्या है इतनी शांत? यह सुनकर सान्वी एक पल को खामोश सी रही और फिर वीर को घूरते हुए कहने लगी, मतलब आप क्या चाहते हो? ये 1000 किलो की लहंगा उठाकर शरारत करती फिरो, अजीब इंसान हो यार। तभी अचानक ही वीर ने एक प्यारी सी अंगूठी सान्वी को पहना दी। वाव, कितनी खूबसूरत है। पता है ऐसा ही कुछ ना हमारी बुआ की। अब सानू अपनी बातें पूरी भी करती कि वीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे पता था अब अगर सान्वी ने बोलना चालू कर दिया तो उसे रोक पाना उसके बस का नहीं होगा। वहीं एहसास की नज़रें जैसे ही मीरा पर गई वह उसे एक टक देखने लगा तो मीरा की नज़रें भी अनायास ही एहसास से जा टकराई। एहसास ने अब मीरा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, पता है मुझे क्या सोचकर खुशी मिलती है? ये सोचकर नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर अक्सर यह सोचकर कि अब तुम मेरी लव लाइफ हो, हमेशा मेरी ज़िंदगी में। माना तुमसे दूर रहकर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाया, पर सोया भी मैं उस वक्त रात नहीं जिस रात जगी तुम मेरे लिए थी। एंड आई एम वेरी गैल्ड टू हैव यू इन माई लाइफ मिसेस मीरा एहसास चौधरी। और यह सुनकर मीरा मुस्कुरा उठी। फिर एहसास ने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट किया जिसे पाकर मीरा बहुत खुश थी। तो मीरा के हाथों में खुद के नाम की रची मेहंदी देख एहसास एक पल को उन खूबसूरत एहसासों में खो सा गया। और फिर देखते ही देखते एहसास ने पहले मीरा के माथे पर किस किया, फिर आँखों पर, और जब ओंठों पर किया तो मीरा ने भी पूरी तरह से खुद को एहसास के हाथों में सौंप दिया। और फिर दोनों ही उस चांदनी रात में एक दूजे में समा गए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हुई एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप लोगों से इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।